चलो यहाँ देखो, हैव यू एवर एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स? बोल कब? जब लाइट को स्ट्राइक आउट करते हैं। लाइट को स्ट्राइक आउट, वेव बोला, ये लाइट वेव है, स्ट्राइक आउट करता है मतलब एग्जैक्टली। आई विल गो विथ हर एग्जाम्पल। जो इको है दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अभी थोड़ा बहुत तो फिजिक्स से समझ में आता है ना। यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग कैनियन, राइट? बहुत बड़ा हिल के सामने खड़े हुए, देन यू शाउट। ना इन दिस केस व्हेन यू शाउट यू अंडरस्टैंड इतने एक वेव जनरेट किया है, साउंड वेव जनरेट किया है, राइट? लॉन्गिट्यूडिनल वेव जनरेट किया है। वो क्या करेगा? ट्रैवल करेगा, करते करते क्या करेगा? फाइनली जाके कैनियन के साथ हिट करेगा या उस हिल के साथ हिट करेगा। एंड व्हाट विल हैपन? कुछ देर के बाद तुमको आवाज़ फिर से सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वो फिर से रिटर्न आया है। दैट मीन्स there is something called as the incident pulse, there is something called as the reflected pulse, right? Is that clear? Okay, fine. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो यही है, इंसिडेंट पल्स एंड द रिफ्लेक्टेड पल्स। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? पक्का? ओके। नाउ द क्वेश्चन इज हम इसमें स्टडी क्या करेंगे? देखो, नीड टू अंडरस्टैंड, जब इंसिडेंट पल्स जाता है, जब वो किसी बाउंड्री के साथ टकराता है तो वहाँ पर उसमें कुछ बदलेगा क्या? व्हेन द रिफ्लेक्टेड वेव कम्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट बाउंड्री, दैट हिल इन दैट केस, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है कि उसका लैम्डा, उसका जो लैम्डा है विल इट रिमेन द सेम? उसका जो फ्रीक्वेंसी है विल इट चेंज और नॉट, राइट? उसका स्पीड में कोई चेंज आएगा या नहीं, राइट? उसके मैं बताऊंगा, आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट डोंट आंसर। उसके फेज में कोई चेंज आएगा या नहीं, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई इंसिडेंट पल्स तो भेजते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर जो पल्स आता है क्या उसमें कुछ चेंज होता है? अगर होता है तो क्या बदलता है? अगर कुछ बदलता नहीं है तो क्या क्या नहीं बदलता, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी फाइनली जाके वेव में अगर कुछ भी चेंज आता है उस बाउंड्री में जाके आएगा। बाउंड्री समझ में आता है ना? इज दैट क्लियर? उस बाउंड्री में जाके आएगा, तो बाउंड्री में जाके वेव किस तरीके से बिहेव करेगा? मैंने क्या कहा? उस बाउंड्री में पहुंचने के बाद वो जो वेव गया ना, वो जो इंसिडेंट पल्स है जो अब तक रिफ्लेक्टेड नहीं बना, वो जो गया बाउंड्री में जाके बिहेव कैसे करेगा, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री बिहेवियर। क्या बोलते हैं हम उसको? बाउंड्री बिहेवियर। और एक बार अगर हम उसके बाउंड्री बिहेवियर को समझ लें तब हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि जो रिफ्लेक्टेड पल्स है वो कैसा होगा। एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ये एक सिंपल केस लिया है, इसको हम आगे जाकर जनरलाइज कर देंगे। कैसा है कि तुम्हारे पास एक रस्सी है, रस्सी की एक एंड वॉल पे लगा हुआ है, तो ये जो है ये हो गया बाउंड्री, बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम, राइट? पहले स्ट्रिंग था, फिर वॉल आ गया, तो ये हो गया बाउंड्री। और जब तक ये पल्स इसी रस्सी में ट्रैवल करेगा तो इसका वेलोसिटी, लैम्डा, एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम रहेगा। अगर कुछ भी चेंज होगा वो उस वक्त होगा जब ये पल्स इस वॉल के साथ इंटरैक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? नाउ यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड फिर से और एक बार कि अगर वेव प्रोपोगेट करता है तो कैसे करता है। नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम स्ट्रिंग एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी अगर मैं प्रबाल को पकड़ के उठा दूं, नेक्स्ट कौन उठेगा? चिंटी, नेक्स्ट प्रियंका, फिर रेशा, फिर सुदेशना। और गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? मैंने डिस्टर्ब किसको किया? मैंने जो एसएचएम करवाया, किसका करवाया? प्रबाल का करवाया। उसको ऊपर नीचे मूव करा रहा हूँ। जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा, इसने इसका हाथ पकड़ के रखा है, तो ये जब ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगी। जब ये नीचे जाएगा तो प्रबाल भी क्या करेगा? चिंटी को नीचे खींचेगी। एंड द सेम थिंग विल हैपन विद प्रियंका आल्सो। Is that clear? So that is how the wave propagates. Try to understand. मैंने प्रबाल को उठाया तो प्रबाल एंड जिंटी इधर होल्डिंग हैंड्स, जब ये ऊपर उठेगा तो वो जिंटी को भी क्या करेगा? ऊपर खींचेगा। Is that clear? And जिंटी is not rigid, not fixed. Is that clear? तो ये भी उठ जाएगी ऊपर। जब ये ऊपर उठेगी क्या? Yes, that is the reason this particle is going to come back again. नहीं तो ये तो उठता ही जाएगा ना, उसको नीचे कौन लेके आता है? By Newton's third law, अगर पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 पे फोर्स लगाया तो पार्टिकल 2 ने भी पार्टिकल 1 पे फोर्स लगाया। बट माय फोकस इज, रोशनी ध्यान दे, पार्टिकल 1 ने अगर पार्टिकल 2 पे फोर्स लगाया और पार्टिकल 2 फ्री है तो जिस तरह फोर्स लगाया उस तरफ भी तो जाएगा। तो अगर मैंने पार्टिकल 1 को ऊपर उठाया, कम ऑन, मैंने क्या बोला? पार्टिकल 1 अगर ऊपर उठा एंड एज बिकॉज दे आर होल्डिंग हैंड्स, जिंटी भी ऊपर उठेगी।
जब ये नीचे जाएगा ये चिमटी को भी नीचे खींचेगा तो चिमटी विल गो डाउन। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द पल्स इज ट्रैवलिंग थ्रू द रोप। एक पार्टिकल उठा, दूसरे पार्टिकल को भी उठाया, नेक्स्ट पार्टिकल भी उठा, नेक्स्ट पार्टिकल भी उठा, सो वेव प्रोपोगेट कर रहा है। यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। अभी यहां पर हमने एक पॉइंट चूज किया ए, और यहां पर हमने एक पॉइंट चूज किया बी, ए बी। ए जो है दैट इज द लास्ट पार्टिकल ऑफ द रोप, एंड बी जो है दैट इज द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ द वॉल। बात समझ में? कम ऑन, क्या बोला मैंने? ए जो है दैट इज द लास्ट पार्टिकल ऑफ द रोप, एंड बी जो है दैट इज द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ द वॉल। मतलब ए एंड बी का कनेक्शन है, लेकिन ए एंड बी आर कनेक्टेड। इज दैट क्लियर? ए एंड बी आर कनेक्टेड, बी इज फिक्स्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट, बी इज फिक्स्ड। तो ऐसा ही प्रोसेस चलता गया। तो ए का जो लेफ्ट वाला नेबर है उसने ए को बोला ऊपर उठो, तो ए तो ऊपर उठने का उठ तो जाएगा। जब ए ऊपर उठेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए और बी तो कनेक्ट करके है, दे आर कनेक्टेड। लेट अस से सुदेशना एंड रेशा, सुदेशना को मैंने वॉल के साथ चिपका दिया, फिक्स्ड विद द वॉल, दैट इज शी इज द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ द वॉल, एंड रेशा इज द लास्ट पार्टिकल ऑफ द रोप, राइट? तो द सेम प्रोसेस विल हैपन, राइट? रेशा ऊपर चढ़ती है, इज दैट क्लियर? नाउ रेशा एंड सुदेशना देर होल्डिंग हैंड्स। जब रेशा ऊपर चढ़ती है तो सुदेशना को ऊपर खींचती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब रेशा ऊपर चढ़ती है एंड इट्स बिकॉज देर होल्डिंग हैंड्स, सुदेशना को भी ऊपर खींचती है, और सुदेशना क्या बोलेगी? मैं नहीं जाऊंगा, राइट? गेटिंग द पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज, सुनो, बिकॉज शी इज कनेक्टेड विद द वॉल, और आई कैन से इन ए मोर जनरल फैशन कि ये वाला सिस्टम ज्यादा रिजिड है, ज्यादा मैसिव है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए मूव करना नहीं चाहती। बोल सकता हूँ ना, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। ऑब्वियसली इस वाले, जैसे कि वॉल के केस में वॉल का मास का इनर्शिया क्या ज्यादा है, तो बी वाला पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्यों मूव कर रही है? बिकॉज ये इतना इसके पास मास नहीं है, लाइट पार्टिकल है, हिल पा रही है ऊपर नीचे, लेकिन शी इज ए पार्ट ऑफ द वॉल मैसिव है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसको मूव करना मुश्किल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अभी क्या होता है, जब रेशा ऊपर तो चली जाती है, एंड एट द सेम टाइम रेशा सुदेशना पे ऊपर की तरफ फोर्स तो लगा देती है, लेकिन सुदेशना हिलती नहीं है। लेकिन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर रेशा ने सुदेशना पे फोर्स लगाया तो सुदेशना भी रेशा पे फोर्स लगाएगा। एंड बात क्या है कि रेशा का इनर्शिया है ही नहीं, मासलेस, वेरी वेरी लेस। समझ में आया? अभी जब रेशा ने सुदेशना को खींचा, शी डिड नॉट मूव, बट जब सुदेशना रेशा को नीचे खींचेगा, और गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब सुदेशना रेशा को नीचे खींचेगी, वो डायरेक्टली क्या करेगा? नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? एग्जैक्ट। ओए इधर नहीं, लेट मी फिनिश, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हूँ। समझ में आया? सुदेशना ने क्या किया? रेशा को नीचे खींचा, एंड शी विल रेस्पोंड, बिकॉज उसके पास इनर्शिया है नहीं, उसका स्टेट चेंज करना बहुत ही आसान है। तो बेसिकली इस ए वाले पल्स पे लगा झटका किस तरफ? नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ झटका लगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो जाएगा। ऊपर खींचोगे तो पल्स ऊपर बनेगा, नीचे खींचोगे तो पल्स नीचे बनेगा। सो बेसिकली क्या है, इस ए वाले पार्टिकल पे अभी जब वो बाउंड्री में पहुंचा, बाउंड्री ने बोला भाई मेरा मास तो ज्यादा है, मैं तो हिलूंगा नहीं, लेकिन तूने मेरे पे फोर्स है तो मैं भी लगाऊंगा। तो रेस्पॉन्स किस में दिखता है? लाइटर पार्टिकल पे दिखता है, हेवियर पार्टिकल में दिखता ही नहीं है। बात समझ में है? तो लाइटर पार्टिकल पे लगा झटका नीचे की तरफ और गया फट से नीचे। समझ में है? अभी नीचे झटका मारा तो ये पल्स कैसा ट्रैवल करेगा? ऐसा ट्रैवल करना चालू करेगा। मैक्सिमा बन के गया था, मिनिमा बन के रिटर्न आया। समझ में आता ही नहीं आता? फिर से कह रहा हूँ, मैक्सिमा बन के गया था, मिनिमा बन के रिटर्न आया, मतलब उसका स्टेटस बदल चुका है। पहले राजा था, जब आया गरीब बन के आया बेसिकली। इज दैट क्लियर? सो कैन आई से देयर इज ए phase change between the incident pulse and the reflected pulse? Yes, there is a phase change and you need to understand मैक्सिमा और मिनिमा के बीच पाई का फेस डिफरेंस होता है। अगर कभी भी तुमको ये एंगल निकालने में मुश्किल हो रहा है, फटाक से एक साइन ग्राफ बना लो ऐसा। ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा। कैसे करके निकालते हैं हम लोग? और इन दोनों के बीच एंगल डिफरेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक π/2, यहाँ से यहाँ तक π/2। सो इट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन देम पाई। तो इन दोनों स्टेट्स के बीच का फेस डिफरेंस क्या है? पाई का फेस डिफरेंस। समझ में आया?
एग्जैक्टली इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। सोचो किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है और किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लस ए है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? ग्राफ को देखो ध्यान से, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब ये वाला पॉइंट, और दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर प्लस है तो ये वाला पॉइंट, दोनों के बीच एंगल का डिफरेंस क्या? π/2। तब क्या कह दोगे? ओके सर, इन दोनों पार्टिकल के बीच कितना फेज डिफरेंस है? π/2 का फेज डिफरेंस। समझ में आया? तो इस टेक्निक से तुम फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, इमेजिन करके निकाल सकते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो फिर से और एक बार, अगर फिक्स टाइम से रिफ्लेक्शन होता है, जो इंसिडेंट पल्स है वो इन्वर्ट होकर रिटर्न आता है, और अगर हम इसको फेज डिफरेंस के टर्म्स में बात करें तो पाई का फेज डिफरेंस आता है। और क्या बदल जाता है? व्हाट विल चेंज? डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल ऑफ द वेव। अगर kx माइनस ओमेगा टी है, आते वक्त क्या बन जाएगा? kx प्लस ओमेगा टी। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ओके फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर इस वेव के पास तो क्या क्या था, इस वेव के पास क्या था? y इक्वल टू a साइन, चलो मैं ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखता हूँ, सॉरी हाँ माइनस के एक्स, दिस इज द इंसिडेंट पल्स। बात को समझो। अभी अगर मैंने आइडियल कंडीशंस मान लिया, क्या मान लिया? आइडियल कंडीशंस। मैंने बोला भाई जैसा पल्स गया था कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, वैसा ही पल्स रिटर्न आया, सो देयर इज नो एनर्जी लॉस। इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस, इंटेंसिटी विल रिमेन द सेम, बिकॉज एनर्जी से ही इंटेंसिटी तक पहुंचे थे हम लोग। तो जो एन इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, कम ऑन, मैंने आइडियल केस माना, मैंने बोला ओके फाइन, इंसिडेंट पल्स गया, वॉल से टकरा के रिटर्न आया, लेकिन लेट अस टेक आइडियल कंडीशन, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो इंसिडेंट पल्स एंड रिफ्लेक्टेड पल्स दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। रियल केस में आते हुए एम्पलीट्यूड का वैल्यू कम होना चाहिए, देखो जब टकरा के आएगा कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होगा। जब ये पल्स इसको खींचेगी जरूर, लेकिन ये मूव नहीं करने से थोड़ा वाइब्रेट तो करेगी ना, कुछ एनर्जी तो इसने इसको ट्रांसफर कर ही दिया है ना, तो वेव जो रिफ्लेक्ट रिटर्न जाएगा उसके पास इंसिडेंट पल्स जैसा एनर्जी नहीं रहेगी। वो तो रियल लाइफ का केस है। इस केस में हमने रिफ्लेक्टेड पल्स का अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, ध्यान देना, रिफ्लेक्टेड पल्स का अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ, एम्पलीट्यूड मैंने ए लिख दिया, अंडर द कंडीशन की एनर्जी कंजर्व्ड है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट? ओके फाइन। और मैं तुमको एक छोटा सा टेक्निक सिखाना चाहूँगा। देखो ओमेगा में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता भाई, तुमने उस पार्टिकल को, इस एंड को, इस बंदे ने ऊपर नीचे जितना बार मूव कराया, ऊपर नीचे, उसका डिसाइडर कौन होता है? सोर्स होता है। सोर्स इज द डिसाइडर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे करेगा, वो किसके साथ जाकर टकराएगा, किसी और मीडियम में जाएगा, उससे चेंज नहीं होता। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ओमेगा इज एन आउटपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो इंसिडेंट पल्स एंड रिफ्लेक्टेड पल्स दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम, बिकॉज सोर्स तो एक ही था। समझ में मैंने क्या कहा? तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं है। एक छोटा सा टेक्निक सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे कि वेव इस तरफ ट्रैवल कर रहा था, इसको हम x लिखे, जब वेव उल्टा जाता है ना, जब तुम यहाँ पर माइनस से माइनस लिखो और x की जगह तुम क्या पुट कर दोगे? -x। एक छोटा सा ट्रिक है इक्वेशन लिखने का, बात समझ में आया? जब रिफ्लेक्ट होके आएगा, जो भी इक्वेशन गिवन है, दिस इज इंसिडेंट पल्स, उससे जब तुम रिफ्लेक्टेड पल्स के इक्वेशन लिखना चाहोगे, उसके x की जगह क्या पुट कर दोगे? -x। इज दैट क्लियर? एंड इसके साथ तुमको एक पाई भी ऐड करना पड़ेगा। हमने पाई क्यों ऐड किया? क्योंकि सर यहाँ पर एक पाई का फेज चेंज हुआ है। सो दैट इज यू हाउ यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड पल्स फ्रॉम द इंसिडेंट पल्स। समझ में आया? तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे हमको मिलेगा क्या? दैट इज a साइन, ध्यान देना, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है ना? माइनस समझ में क्यों आया? y का वैल्यू माइनस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की तरफ। और ये प्लस है, इसका मतलब क्या है? वेव किधर ट्रैवल कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ट्रिक क्या सिखाया है मैंने कि अगर तुमको इंसिडेंट पल्स दिया हुआ है, उससे रिफ्लेक्टेड पल्स लिखना है, पहला चेंज क्या करोगे? एक्स में, जो एक्स है उसका आगे माइनस लगा दो। एज बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड, तुमको समझ में आ गया कि पल्स इन्वर्ट हो चुका होगा, पाई का फेज चेंज सफर किया, तो प्लस पाई लिख देना, उसके बाद तो ट्रिगोनोमेट्री है। इज दैट क्लियर? दैट इज हाउ यू राइट द इक्वेशन। मैं कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, ओके फाइन, हैव पेशेंस।
देखो यहाँ पर जो मैंने वाल बनाया है ना, वाल, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई अगर ये वाला मीडियम और इस वाले मीडियम को मैं कंपेयर करूं तो इस मीडियम को रेयरर मीडियम बोलूंगा और इस मीडियम को मैं डेंसर मीडियम बोलूंगा। मास के टर्म से बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ा होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पर हम जो डेंसिटी के बारे में बात करें वो मास डेंसिटी के बारे में बात करें कि भाई लाइटर रोप हेवियर रोप का भी कहानी यही होगा। वाल इज जस्ट ए सिंबल ऑफ द फैक्ट कि भाई मेरा मास ज्यादा है, मेरा इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। इज दैट क्लियर? मेरे को मूव करवाना आसान नहीं होगा। तो यही कहानी ऐसे केस में भी वैलिड होगा कि अगर तुम्हारे पास एक लाइट रस्सी है, ध्यान देना क्या है, तुम्हारे पास एक लाइट रस्सी और वो एक हैवी रोप के साथ कनेक्टेड है। बात समझ आया मैंने क्या कहा? एक लाइट रस्सी किसके साथ कनेक्टेड है? एक हैवी रोप के साथ। तो ये अगर तुम्हारा इंसिडेंट पल्स है, ध्यान देना, इफ दिस इज योर इंसिडेंट पल्स द सेम स्टोरी इज वैलिड। दिस इज मच मोर हेवियर एज कंपेयर टू दिस। इसको मूव करवाना डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये जब इस पल्स पे झटका देगा ये पल्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा बाउंड्री, और यहाँ से जब वेव रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव। दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। तो ऐसे केसेस भी आएगा तो ऐसी तरीके से ट्रीट करना है। द वॉल इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायर इनर्शिया, बिगर इनर्शिया। In this case, this heavier rope means the same thing. Here the heavier rope behaving like a wall, because उसका मास ज़्यादा है, उसका inertia ज़्यादा है, उसको हिलाना आसान नहीं है। बात समझ में आया? Is that clear? ऐसे केस में भी पल्स क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? So this is one half of the story. So हमने ये स्टडी कर लिया कि अगर हमारा रस्सी एक फिक्स्ड एंड के साथ कनेक्टेड है या एक हेवियर मास के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ जाके जब इंसिडेंट पल्स पहुँचता है तो उसके साथ क्या बदल जाता है, क्या होता है उसके साथ, यू नो, व्हेन इट मीट्स विद द बाउंड्री। बाउंड्री कंडीशंस को हमने बाउंड्री बिहेवियर को स्टडी किया, राइट? अभी दूसरा केस है रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए फ्री एंड। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एंड? सोचो एक हेवियर रोप है, एक लाइटर रोप है। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था, लाइटर रोप से हेवियर रोप के पास जा रहा था, तो इसका हो गया उल्टा केस, हेवियर रोप से लाइटर। नो, लाइटर रोप को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक रिंग बना कर रखा। रिंग का मतलब क्या है, रिंग एक रॉड पे चढ़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो अभी अगर यहां से पल्स आता है, रिंग इज अ पार्ट ऑफ द रॉड, मतलब दिस इज बी इन दिस केस, एंड ये जो है दिस इज व्हाट, ए। इज दैट क्लियर? समझ में मैंने क्या कहा? अभी सुदेशना जो है वो एक फ्री एंड है। क्या है? फ्री एंड। रेशा इज द लास्ट पार्टिकल ऑफ द रोप, राइट? नाउ एग्जैक्टली यू नो क्या होने वाला। अभी पल्स अगर आएगा, ये अगर ऊपर जाएगी, अदर होल्डिंग हैंड्स, तो ये रेशा भी क्या करेगी, सुदेशना को ऊपर खींचेगी ना। सुदेशना इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ दिस रिंग विच कैन स्लाइड ऑन दिस रॉड। बात समझ में आया? तो सुदेशना का मास तो वो भी बहुत ही कम है इस बार इन दिस केस, तो रेशा अगर खींचेगी तो सुदेशना भी ऊपर जाएगी। बात समझ में आया? सो विल द पिक्चर लुक लाइक, ध्यान से देखना। ये नहीं इसको खींचा, कुछ देर में ये रिंग यहाँ पहुंचा, बाकी जाते जाएगा ना, कुछ देर के बाद और ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, रिंग नीचे आना चालू कर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर जब ये रिंग नीचे आना चालू करेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इस एंड का मूवमेंट कैसा हुआ, ऊपर फिर नीचे। जस्ट इमेजिन एक रस्सी को पकड़ा तुमने, ऊपर फिर नीचे ऐसा किया, किस टाइप ऑफ पल्स क्रिएट होगा? नहीं, एसएचएम तो होगा, बट व्हाट विल बी द अलाइनमेंट ऑफ द पल्स? अपवर्ड पल्स या डाउनवर्ड पल्स क्रिएट होगा? अपवर्ड पल्स क्रिएट होगा। एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पर अगर ये एंड ऐसा जाएगा फिर ऐसा आएगा, तो जब ये नीचे उतरेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये नीचे उतरेगा तो ऐसा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा, समझ में आ रहा ना, फिर ऐसा, तो एक ऐसा अपवर्ड पल्स क्रिएट होगा। थोड़ा डायग्राम गलत है, मतलब थोड़ा ऊपर से बनाना चाहिए था। समझ में आ रहा है ना? आई एम गेटिंग द पॉइंट। जब ये नीचे आएगा तो पल्स का शेप कैसा होगा, ये भी एक अपवर्ड पल्स होगा, और ये जो अपवर्ड पल्स है ये भी इस तरफ ही ट्रैवल करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हो गया फॉर एग्जांपल हमारा रिंग, और दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड पल्स एंड दिस इज आवर इंसिडेंट पल्स। समझ में आया? तो हमने क्या सीखा कि अगर एक फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है, कहाँ से रिफ्लेक्शन होता है? फ्री एंड। फ्री एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक रिंग और रॉड का हेल्प लिया, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। रिंग का रिप्रेजेंट करता है, ऐसा एक मीडियम रिप्रेजेंट करता है जिसका डेंसिटी पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो इन दिस केस हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। और हमने ये सीखा इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड देयर इज नो फेज चेंज।
तो यहाँ पर वाई आई का वैल्यू अगर मैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखता हूँ तो वाई आर का वैल्यू क्या होगा, एम्पलीट्यूड को यही रख दिया बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इज दैट क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, माइनस के इंटू माइनस एक्स। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर इज नो फेज चेंज। और इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दिस वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। बात समझ में मैंने क्या कहा, इज दैट क्लियर, पक्का, ओके। अभी ना हम इससे आगे जाके थोड़ा सा और रियल लाइफ केसेस के साथ डील करते। लगा से ये ध्यान देना, ये एक पतला सा रोप है जो कि एक हैवी रोप के साथ कनेक्टेड है, दिख रहा है, एक पतला सा रोप एक जो कि हैवी रोप के साथ कनेक्टेड है। और सेकंड केस में क्या होगा, एक हैवी रोप है जो एक लाइटर रोप के साथ कनेक्टेड है, is that clear? So this will behave like a fixed end and this will behave like a free end, is that clear? So देखो यहाँ से यहाँ पर हमारा पल्स जा रहा है, this is our incident pulse, बोलो, ये इंसिडेंट पल्स जब यहाँ जाके पहुँचेगा, ये हो गया हमारा बाउंड्री। और इसका ना सिर्फ मैंने एक ही कहानी तुमको बताया, सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, रिफ्लेक्शन। और अगर तुमको याद है, अगर रिफ्लेक्ट होके वेव यहाँ से आएगा तो कुछ ऐसा आएगा ना, इट विल बी इन्वर्टेड, दिस इज वाई आर। और अभी मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन तो होगा ही एंड सम अमाउंट ऑफ द पल्स विल आल्सो बी ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड का मतलब क्या है, आगे बढ़ जाना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना। तो अगर ये तुम्हारा फादर पल्स है, वो टूट जाता है, कुछ टुकड़ा रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आता है और कुछ पल्स, कुछ एनर्जी आगे प्रोसीड कर जाता है। तो यहाँ पर ये जो पल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज द ट्रांसमिटेड पल्स। इसको हम क्या बोला, तो वी कॉल दिस एज द ट्रांसमिटेड पल्स। होगा ही ना यार, कंप्लीट रिफ्लेक्शन कभी हो सकता है रियल लाइफ में, हो सकता है क्या, हाँ, मतलब जो एनर्जी लेके आया था वेव, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो गया। बात समझ में नहीं कहा, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आ गया, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो गया। तो देखो रिफ्लेक्टेड वेव का कहानी तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। मैं ट्रांसमिटेड पल्स के पास जाऊंगा, पहले फिर से और एक बार इस पिंक वाले पल्स को और येलो वाले पल्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। इस पिंक वाले पल्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, स्पीड है v एंड लेट अस इसका वेवलेंथ लैम्डा है, इज दैट क्लियर। तो इस येलो वाले पल्स का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम, इज दैट क्लियर। क्या इस येलो वाले पल्स का वेलोसिटी सेम रहेगा, विल द वेलोसिटी बी सेम, yes, because velocity of a pulse depends on the medium. Yeah, the light when it travels from one medium to the other medium, there is a change of speed, but as long as light is traveling in the same homogeneous medium, the speed will remain the same. And if you see this picture clearly, मुझे पता है ये light नहीं, but I'm just giving an example. वेव ही तो है, is that clear? तो अभी अगर इस येलो वेव को देखोगे, पिंक वाला वेव जिस मीडियम में है, येलो वाला पल्स भी उसी मीडियम में है। So there is no change of medium. So if there is no change of medium, there is no change of speed. So v in this case will be same as this v. Is that clear? And do you know this? That lambda is equal to velocity into time. Time मतलब frequency. अगर velocity change नहीं हुआ reflected pulse में, अगर frequency तो कभी change ही नहीं हो सकता because source पे depend करता है, तो lambda भी change नहीं होगा, तो इसका भी lambda ही रहेगा। लेकिन इसका amplitude अगर AI है, एम्पलीट्यूड लेकिन चेंज हो जाएगा, दिस इज AR, और AR का वैल्यू जो होगा दैट विल बी लेस देन व्हाट, एंड दैट इज ऑब्वियस बिकॉज जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा एनर्जी। अब एनर्जी बढ़ चुका है, पिंक वाले पल्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है और उसी से ही एनर्जी बटा है। कुछ एनर्जी रिफ्लेक्टेड पल्स लेके जा रहा है, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो चुका है, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, इक्वेशन तो मैंने पहले लिख के रखा और एक बार लिख नहीं रहा मैं रिफ्लेक्टेड पल्स का। लेट्स गो बैक टू द ट्रांसमिटेड पल्स नाउ, right? Let's go back to the transmitted pulse. And the first question that should come to your head is that कि जब ये पल्स लेफ्ट वाले रस्सी से
राइट वाले रस्सी में जाएगा, क्या पल्स अगर अपराइट है तो यहां पर भी पल्स अपराइट ही रहेगा? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्या हुआ था, रिफ्लेक्टेड पल्स तो उल्टा हो गया, वो गया था टकराया और जब रिटर्न आया तो उल्टा होकर रिटर्न आया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि ऐसा चीज ट्रांसमिटेड पल्स के साथ भी होगा क्या? कि ऐसा चीज ट्रांसमिटेड पल्स के साथ होगा ही नहीं होगा? हाउ डू यू आंसर दिस? ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज रेस्ट में है, मैं उस पर जिस तरफ फोर्स लगाऊंगा उसी तरफ मूव करेगा ये। अगर कोई चीज रेस्ट में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और तुमको उसको मूव करता हुआ दिख रहा है, देन यू आर वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट कि भाई रेस्ट में था, अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है तो इसी तरफ फोर्स लगा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर? देखो कोई चीज ऑलरेडी भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, मेरे को किसी ने साइड से खींचा तो मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, पता है ना, मैं कुछ इस तरफ से जाऊंगा। तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड माई मोशन विल नॉट अलाइन। बट अगर कोई चीज ऑलरेडी रेस्ट में है तो उसके बाद वो अगर मूव करता है, देन यू एग्जैक्टली नो कि उस पर किस तरफ फोर्स लगा होगा। जिस तरफ उस पर फोर्स लगा है उसी तरफ उसका मूवमेंट दिख रहा है तुमको। डू यू एग्री विद दिस? समझ में आया? लेकिन किसी चलते हुई चीज पे फोर्स लगाओगे तो जिस तरफ फोर्स लगा और जिस तरफ वो मूव कर रहा है वो सेम नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर एक रुके हुए चीज पे फोर्स लगाओगे और तुमको उसका मूवमेंट दिख रहा है, यानी यू आर वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट कि उसी तरफ फोर्स लगा होगा। बोलो ये लाइन समझ में नहीं आया? पक्का? इज दैट क्लियर? ये बड़ा वाला रस्सी रेस्ट में था, ये बड़ा वाला रस्सी, इस बड़े वाले रस्सी को इस पल्स ने किधर खींचा? ऊपर। तो मूव किधर करेगा? जिस तरफ फोर्स लगा उधर ही मूव करेगा। समझ में आया? तो कभी भी ट्रांसमिटेड पल्स में फेज चेंज नहीं आएगा, चाहे वो लाइटर रोप से हेवियर रोप में जाए, चाहे वो हेवियर रोप से लाइटर रोप में जाए, वो तो रेस्ट में था हमेशा। वो अगर मूव करेगा, जिस तरफ झटका लगेगा उसी तरफ मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है मेरा? हाँ, मुझे पता है कि ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता, बहुत भारी है, ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा ऊपर ही। अगर इंसिडेंट पल्स ऊपर है तो ये भी ऊपर है, अगर इंसिडेंट पल्स नीचे है तो वो भी नीचे जाएगा। पॉइंट ये है कि उस पर जिस तरफ झटका लगेगा उसी तरफ डिस्प्लेस करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई डाउट इसमें? इसके बाद से तुमने क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न? कि ट्रांसमिटेड पल्स में कैसा भी केस हो, फेज चेंज कभी नहीं होगा, राइट? देयर इज नो फेज चेंज। चलेगा? ओके फाइन। तो अभी इसको एनालाइज करते हैं। व्हाट इज अबाउट द स्पीड? v डैश, मीडियम बदल गया, स्पीड भी चेंज हो जाएगा। व्हाट अबाउट ओमेगा? सेम एज बिफोर। भाई इसी इंसिडेंट पल्स का बच्चा ये, समझ में आया? ये जितना बार ऑसिलेट करेगा ये भी उतना बार ऑसिलेट करेगा। वो अलग बात है कि उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन अगर ये 10 बार कूदेगा तो ये भी 10 बार ही कूदेगा, इवन दो द एम्पलीट्यूड इज लेस। ओमेगा विल बी सेम। इज दैट क्लियर? अभी खुद सोच के देखो, ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी का ही भाई है ना, v बदल गया, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, तो लैम्डा भी बदल जाएगा, तो लैम्डा लैम्डा डैश हो जाएगा। एक बात बताता हूँ, लैम्डा इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन फुल टाइम पीरियड। ध्यान से सुनना, लेकिन मैंने बोला व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन फुल टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? टाइम पीरियड इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, चाहे वो रोप, चाहे वो डिस्टर्बेंस लाइटर रोप में रहे, चाहे ये डिस्टर्बेंस हेवियर रोप में रहे, टाइम पीरियड इज नेवर गोइंग टू चेंज, बट वेलोसिटी विल चेंज। समझ में आया? टाइम वही रहता है, वेलोसिटी बदल जाता है। उसी टाइम में उस वेलोसिटी से पल्स ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को लैम्डा बोलते हैं। बात समझ में आया? तो अगर हेवियर रोप में कोई जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाता है ना, तो उतने ही टाइम में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो लैम्डा घट जाएगा। अगर हेवियर रोप से लाइटर रोप में कोई जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज, स्पीड लेकिन इंक्रीज हो जाता है, तो उतने ही टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो तुम इसको लॉजिकली याद रखोगे, फॉर्मूला के थ्रू नहीं। कैसे याद रखोगे? ओके, ये तो हेवियर रोप में गया है ना, ये तो स्लो डाउन हो गया है, तो लैम्डा भी कम हो जाएगा, बिकॉज टाइम तो वही रहा, स्पीड कम हो गया तो डिस्टेंस भी कवर्ड कम ही होगा। समझ में आया? अगर लाइटर रोप में गया तुम क्या बोलोगे? सर यहाँ तो स्पीड बढ़ चुका है वेव का, टाइम तो उतना ही दिया आपने इसको, तो बहुत डिस्टेंस चला जाएगा टी टाइम में, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली भी यही बोल सकते हैं, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वी। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, अरे फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वी आया नहीं आया? जितना फास्ट वेव ट्रेवल करेगा उतना बड़ा लैम्डा होगा। तो हेवियर रोप में लैम्डा कम होगा और लाइटर रोप में लैम्डा क्या होगा? ज़्यादा होगा। डू यू एग्री विद दिस? इज दैट क्लियर? ओके फाइन।
और इसका एम्पलीट्यूड भी AT लिखते हैं। AT मतलब ट्रांसमिटेड, और AT का वैल्यू AI से क्या होगा, कम, राइट। इक्वेशन लिखना है अभी, लेट्स राइट द इक्वेशन। इस पल्स के इक्वेशन क्या है, yi इज इक्वल टू AI साइन लेट अस से ओमेगा टी माइनस kx, चलेगा। अभी इस रिफ्लेक्टेड पल्स का लिखते हैं, येलो कलर से जो दिखाया है, इस पल्स का इक्वेशन क्या होगा, y रिफ्लेक्टेड, इसका एम्पलीट्यूड घट चुका है, दैट इज AR साइन, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो तो ओमेगा टी हमने रख दिया, माइनस लिखते हैं k और एक बार माइनस x, लेकिन इसके साथ एक पाई भी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इट हैज सफर्ड ए फेज चेंज ऑफ पाई। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ध्यान देना, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस AR ओमेगा टी प्लस के एस। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन। अभी हम लिखेंगे अपने ट्रांसमिटेड पल्स के इक्वेशन। तो ट्रांसमिटेड पल्स की इक्वेशन क्या होगा, दैट इज AT, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ ओमेगा टी, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो ये माइनस के एक्स है, तो ये भी माइनस के नहीं होगा, के डैश लिखना पड़ेगा बिकॉज के इज 2 पाई बाई लैम्डा। अरे भाई के इज व्हाट, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा बदल गया तो के भी चेंज हो जाएगा, तो के एक्स प्लस 0 दैट इज नो फेज चेंज। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द transmitted pulse. Transmitted pulse under any conditions will never undergo any phase change. Is that clear? So this is how you write the equations. Good doubt? पक्का? Pause करना। अभी इस केस का फटाफट एनालाइज करते हैं, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट पल्स, यहाँ जाएगा, दिस इज बाउंड्री, रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड पल्स फ्री एंड से हो रहा है, देयर इज नो फेज चेंज, तो वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा है ना, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। और ट्रांसमिटेड वाला कैसा होगा, ये ऊपर उठाना चाहता है तो ये भी ऊपर ही होगा, तो ऐसा ये इधर जा रहा है। इज दैट ओके? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? मतलब पिंक एंड येलो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पिंक वाला जाएगा तो येलो वाला आएगा, मैंने दोनों को एक साथ दिखाया, तो कंफ्यूज मत होना। पिंक वाला गया फिर गायब हो गया, फिर तुमको सिर्फ 2 ही पल्स दिखाएगा, येलो वाला इधर आ रहा है और पर्पल वाला उधर जा रहा है, समझ में आया? तो इसके इक्वेशंस लिखोगे, कैसे लिखोगे, चलो इसका इंसिडेंट पल्स का एम्पलीट्यूड AI है ना, साइन क्या लिखेंगे हम, अरे बोलो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, सुनाई दिया? इसका क्या लिखेंगे, YR AR साइन, ओमेगा में चेंज नहीं आएगा, माइनस के ऑफ माइनस एक्स, कुछ लिखने की जरूरत नहीं उसके बाद बिकॉज देयर इज नो फेज चेंज, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू, के का वैल्यू क्या रहेगा, सेम, के का वैल्यू क्यों सेम रहेगा, सेम मीडियम, सेम स्पीड, सेम लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही सेम, चाहे ये हो चाहे वो हो। इज दैट क्लियर? ज़्यादा हो रहेगा, ओके। दिस AR क्या होगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। लास्ट इसका बारी, इसका लिख लेते हैं फटाफट। ये ट्रांसमिटेड पल्स है YT, इसका एम्पलीट्यूड AT लिख दिया, साइन ओमेगा तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन भी इसके जैसा ही है, इसका डायरेक्शन क्या है, माइनस के एक्स, तो भी क्या होगा, माइनस के डैश एक्स, के डैश इज 2 पाई बाई लैम्डा डैश। इज दैट क्लियर? बस ऐसे करके लिखेंगे, समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए फ्री एंड, दिस इज फ्रॉम ए फिक्स्ड एंड, एंड दैट इज हाउ यू एनालाइज द सिचुएशन। फाइन, आई थिंक सो कि इस चीज़ को हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास मैं तुमको और थोड़ा 5-6 क्वेश्चंस दूंगा, उसका रिफ्लेक्टेड पल्स का इक्वेशन क्या होगा वो एक बार कर लेंगे, हाँ, तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, डन फॉर टुडे।